हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन के सिद्धांत कर रहे हैं और प्रशासन के सिद्धांत में बच्चे आज हम लोग वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को देखेंगे। यानी वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, या फिर जो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है बच्चे, उन्होंने किस तरह से वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को संगठन में लागू करने के लिए सलाह दिया है, या वैज्ञानिक प्रबंधन को एक संगठन में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, उसका किस प्रकार से सुझाव दिया गया है। और वैज्ञानिक प्रबंधन को लागू करने से संगठन को क्या क्या फायदा हो सकता है, ये हम वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो संगठन है बच्चे, उस संगठन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो समाधान होना चाहिए वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, ये वैज्ञानिक प्रबंधन का मानना है। और जो लोक प्रशासन के अंतर्गत बच्चे जो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है वो F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो F.W. टेलर ने दिया था। F.W. टेलर ने जो ये सिद्धांत दिया था वो 1856 में, ये सिद्धांत 1856 से लेकर 1915 का पूरा F.W. टेलर का समय है बच्चे, जिनको हम लोग फ्रेडरिक W. टेलर बोलते हैं। और वैज्ञानिक प्रबंधन का जो आंदोलन था बच्चे, उसकी जो शुरुआत होती है वो F.W. टेलर के विचारों से होती है। और उन्होंने एक प्रकार से F.W. टेलर ने प्रबंधन को एक असली विज्ञान माना है। उन्होंने प्रबंधन को एक कला नहीं, उन्होंने प्रबंधन को एक क्या मान लिया है, विज्ञान मान लिया है। और उन्होंने बोला कि जो विज्ञान है वो प्रत्येक प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर क्या करना चाहिए, हमें लागू करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक प्रकार के अगर मानवीय गतिविधियों पे हम विज्ञान को लागू करते हैं, यानी कहने का मतलब मानव की जो संगठन है और उसमें जो मानव है बच्चे, उनकी जो नियुक्ति हो वो एक वैज्ञानिक तरीके से हो, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। उनको जो प्रशिक्षण दिया जाए वो वैज्ञानिक तरीके से दिया जाए। ठीक है, किसी भी संगठन की समस्या का समाधान जो हो वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन था बच्चे, उसके वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत देने का जो पर्पस था ये था कि संगठन जो थे वहाँ पे जो कार्य प्रणाली थी जो चली आ रही थी वो बहुत अव्यवस्थित थी, व्यवस्थित नहीं थी, कामचोरी थी उस संगठन प्रणाली में, कार्य कुशलता जो थी एकदम जीरो थी। तो उस संगठन के अंदर कार्य प्रणाली को बढ़ाना था और कार्य कुशलता को एक प्रकार से क्या करना था, बढ़ाना था। दूसरी चीज़ें जर्नलिस्ट बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम F.W. टेलर ने नहीं किया था बच्चे, ये ध्यान में रखना है कि फ्रेडरिक W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं किया था। वैज्ञानिक प्रबंधन की जो अवधारणा थी, इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो 1910 में किया गया था, लुई ब्रेंडी ने किया था। लुई ब्रेंडी ने सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा का उपयोग किया था। और लुई ब्रेंडी के ही प्रबंधन की अवधारणा से जो प्रभावित थे वो कौन थे, F.W. टेलर थे, जिन्होंने आगे वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन को क्या किया, शुरू किया। और वो धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन जो था वो धीरे धीरे सोवियत रशिया पहुंचा और वहां पर भी उसने कम समय में अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर लिया था, बहुत मजबूत कर लिया था। और जो वैज्ञानिक प्रबंधन है बच्चे, इसमें ज़्यादातर बल दिया जाता है कि किस प्रकार से हम लोग उद्योगों में अधिक कौशल लाएं। जो उद्योग है वहाँ किस प्रकार से कौशल लाया जाए। कौशल का मतलब ये है कि समय कम लगे, समय भी कम लगना चाहिए, श्रम भी कम लगना चाहिए, और चीज़ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। तो उसको हम लोग एक कौशल बोलते हैं कि जो लोग हों संगठन के अंदर उनमें कुछ न कुछ कौशल होनी चाहिए, ठीक है, स्किल होनी चाहिए। ये प्रबंधन और कौशल लाने के लिए प्रबंधन के कौशल की ही समस्याएं थी सबसे बड़ी। तो वहाँ पे कौशल किस प्रकार से लाया जाए, इसके लिए ही बच्चे वैज्ञानिक प्रबंधन जैसी चीज़ों का एक प्रकार से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, जब आगे बढ़ते हैं बच्चे, वो क्रियात्मक फंक्शनल की बात करते हैं संगठन के सिद्धांत में। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे कि क्रियात्मक फंक्शनल का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जो क्रियात्मक फंक्शनल सिद्धांत था संगठन का बच्चे, ये एक प्रकार से दिया गया था F.W. टेलर के द्वारा। इसके देने का पर्पस ये था कि उत्पादन और जो व्यवस्था है उसमें जो भी क्रिया हो रही है उसका एक प्रकार से क्या कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए। मतलब क्रियात्मक फंक्शनल क्रियात्मक फंक्शनल का मतलब ये होता है कि प्रबंधन के कार्य क्या होंगे
और श्रमिक के कार्य क्या होंगे, इन दोनों का एक प्रकार से आप क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। तो अगर ये विभाजन कर देते हैं तो संगठन जो है वो अपने उद्देश्यों को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज़ें जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है बच्चे कि जो F.W. टेलर हैं, ठीक है, इनको वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता भी कहा जाता है। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यानी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वहाँ पे F.W. टेलर का नाम ध्यान में रखना है। अब F.W. टेलर जो वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता माने जाते हैं, तो क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो विचार दिया था उससे उद्योगों में एक प्रकार से अधिक कौशल आ गया, और जो प्रबंधन की समस्याएं थी वो क्या हो गई, हल होनी शुरू हुई, क्योंकि प्रबंधन ने अब वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करना शुरू किया कौशल बढ़ाने के लिए भी, और प्रबंधन की जो समस्याएं थी उसको हल करने के लिए भी उन्होंने किसका इस्तेमाल करना शुरू किया, वैज्ञानिक विधियों का। तो वैज्ञानिक विधियों पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा था, जोर दिया जा रहा था। जो F.W. टेलर के बच्चे विचार हैं वो कुछ हमें उनके शोध पत्र से पता चलते हैं और उनकी उनकी बुक से पता चलता है। तो जो F.W. टेलर के बच्चे विचार हैं प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को लेकर, वो उनके कुछ शोध पत्रों से पता चलता है। और उसमें से जो शोध पत्र है बच्चे, जो 1895 में आया था, 1895 में शोध पत्र आ रहा है, उसको जर्नलिस्ट उन्होंने अ पीस रेट सिस्टम बोला। दूसरा शोध पेपर था बच्चे शॉप मैनेजमेंट, थर्ड था आर्ट ऑफ कटिंग मेंट्स, और फोर्थ था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये चारों पेपर्स जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है भाई कि ये जो चारों पेपर हैं बच्चे, ये चारों पेपर जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो F.W. टेलर से हैं। और F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं इन पेपरों को, इन शोध पेपरों को पढ़ने से। दूसरा बच्चे हमें कि किसी भी संगठन की जो समस्या है उसे किस प्रकार से हल की जा सकती है, इसकी भी जानकारी इन्हीं पत्रों से हमें क्या होती है बच्चे, प्राप्त होती है। और ये भी हमें पता चलता है कि जो संगठन है बच्चे, जो संगठन है, तो संगठन जो है उस संगठन में जो अव्यवस्था थी उसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, ये भी आपको कहाँ से पता चलेगा, जर्नलिस्ट इनके इसी पेपरों से पता चलता है बच्चे। अब आगे आते हैं और एक पेपर पे बात करते हैं, अ पीस रेट सिस्टम। अ पीस रेट सिस्टम जो है बच्चे वो 1895 में आता है, अ पीस रेट सिस्टम। और अ पीस रेट सिस्टम जो है बच्चे, अ पीस रेट सिस्टम जो है वो तुम्हें अ पीस रेट सिस्टम 1895 में आएगा, जहाँ पर ये बता रहे हैं बच्चे अ पीस रेट सिस्टम में कि मजदूरी का भुगतान एक श्रमिक को किस प्रकार से करना चाहिए। एक मजदूर को आपको मजदूरी देना है, तो आप उस मजदूर को मजदूरी देंगे तो किस आधार पर उसकी मजदूरी तय करेंगे। तो इन्होंने बोला कि समय देख लो और उसका श्रम देख लो, समय और श्रम के आधार पर क्या होनी चाहिए, उसकी मजदूरी होनी चाहिए बच्चे। तो यह अ पीस रेट सिस्टम सिद्धांत, पीस रेट सिस्टम शोध पत्र में बताया था बच्चे। देख बच्चे, ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में तो इम्पॉर्टेंट है ही है ये पोर्शंस वैज्ञानिक प्रबंधन का। DSSB अगर PGT पोल साइंस पेपर दे रहे हैं बच्चे तो वहाँ पर भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और प्लस इसके बाद अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होगा ये वाला पोर्शंस। और प्लस इसके अलावा अगर आप लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत जो होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतने जगह पर ये क्या है बच्चे, महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पे हर एक चीज़ आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नंबर होता ही है, नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप क्वेरीज भी कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, हल भी कर सकते हैं। तो सीधा इन चीज़ों को छोड़कर हम सीधे चीज़ों को समझने पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं बच्चे। सेकेंड जो पेपर था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो था शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट जो था वो 1903 में आता है बच्चे। और यहाँ पर उन्होंने प्रबंधन को एक दर्शन, यानी प्रबंधन का जो दर्शन है बच्चे, पूरे मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट है वो किस शोध पेपर में उनके दिखता है, किस रिसर्च पेपर में दिखता है बच्चे। तो जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है कि जो रिसर्च पेपर में दिखता है उसको शॉप मैनेजमेंट बोलते हैं, जो 1903 में आया था बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं और इसी शॉप मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें और बताई थी। प्रबंधन का उद्देश्य जो है वो है उच्च उत्पादन से,
और उन्होंने बताया कि अगर प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो हाई प्रोडक्शन करना चाहता है, उच्च उत्पादन करना चाहता है, तो उसको प्रबंधन को हाई सैलरी क्या करनी चाहिए, पे करनी चाहिए। अगर आप अधिक वेतन देंगे अपने श्रमिकों को, तो वेतन अगर अधिक मिलेगा श्रमिक को, तो श्रमिक जो है वो अधिक उत्पादन करेगा, और जब अधिक उत्पादन होता है तो जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता है, उसे भी चीज़ें क्या होती हैं, सस्ती मिलती हैं। ये उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उस समय इतनी अव्यवस्था थी संगठनों में कि मजदूर ज़्यादा मजदूरी चाहता था, प्रबंधन मजदूरी कम देना चाहता था, कंज्यूमर चीज़ों को सस्ता चाह रहा था, लेकिन चीज़ें उसे सस्ता नहीं मिल रही थी। इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए बच्चे, जो F.W. टेलर हैं, उन्होंने प्रबंधन का सिद्धांत दिया था, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था। ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि हमें हाई उत्पादन करना है, उच्च उत्पादन, और वो भी इफेक्टिव, प्रभावकारी हो जो भी आपका उत्पादन हो, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी सैलरी जो होती है, अच्छा वेजेस आपको देंगे, तब जाकर वो चीज़ें कहीं हो पाती हैं बच्चे, ऐसे नहीं हो पाएंगे। सेकेंड बोला कि वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग से प्रबंधन की समस्याओं को क्या किया जाए, दूर किया जाए। तो प्रबंधन में एक तो जो प्रबंधन है उसमें जो लोग हों वो भी भौतिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होने चाहिए। जो श्रमिक हों उनका भी भौतिक और मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी। यानी जब भी आप प्रबंधन में लोगों को नियुक्त कर रहे हैं या एज अ कर्मचारी के श्रमिक के रूप में लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, तो उनका भौतिक और मानसिक परिस्थिति का आपको परीक्षण करना पड़ेगा। एक तो ये संगठन की जो समस्याएं हैं उसको एक प्रशिक्षण के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है बच्चे। और उत्तरदायित्व का आप क्या कर दें सॉरी उत्तरदायित्व का एक प्रकार से आप क्या करते हैं, विभाजन कर दें। तो अगर उत्तरदायित्व का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अगर डिवीजन कर दिया जाए तो भी प्रॉब्लम्स जो होती है वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। और लास्ट उन्होंने बोला था कि प्रशिक्षण के द्वारा यानी ट्रेनिंग के द्वारा हम एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयज़ के कार्य क्षमता का विकास किया जा सकता है। यानी ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ की, जो एम्प्लॉई है बच्चे, उसकी आप क्या कर सकते हैं, वर्क इफ़िशेंसीज को डेवलप कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं प्रबंधन केंद्र कि हमें एक प्रकार से क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग से भी देना चाहिए। अब जर्नलिस्ट आगे उन्होंने बताया कि संगठन की अगर कार्यकुशलता हेतु टेलर ने कुछ सिद्धांत बताए थे, जिन सिद्धांतों को आप व्यवहारिक रूप में लागू कर सकते हैं। तो संगठन की कार्यकुशलता यानी संगठन की कार्यकुशलता को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, इस पर टेलर ने कुछ सिद्धांत दिए थे बच्चे। और उस सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है वो है कार्यों को विज्ञान के रूप में विकसित किया जाना। यानी जो भी कार्य हो रहे हैं वो विज्ञान के सिद्धांतों को क्या किया जाए, अपनाया जाए। विज्ञान को अपनाने की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना है। एक तो विज्ञान को वो संगठन में लाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक जो विज्ञान के अवधारणाएं होती हैं उनको क्या करना होता है, एक प्रबंधन में हमें क्या करना होता है, लेकर आना होता है, और उससे हमें एक प्रकार से प्रॉब्लम्स को क्या करनी होती है, सॉल्व करनी होती है। तो जैसे अधिक अगर कार्य लेना है तो अधिक परिश्रम देना पड़ेगा, ये विज्ञान बोलता है, विज्ञान के प्रिंसिपल से हमको देखने को मिलेगा। सेकेंड बच्चे वहाँ पे बात हो रही है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण। तो जो जिनको भी आप नियुक्त कर रहे हैं, यानी कर्मचारियों को अगर नियुक्त किया जा रहा है संगठन में, तो उनको नियुक्त करते समय उनका एक तो भौतिक और मानसिक योग्यता की क्या होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए, तो आपका संगठन बेहतर हो सकता है। और नेक्स्ट बोला जाता है बच्चे, कर्मचारी एवं प्रबंधन के बीच में समन्वय हो। समन्वय मतलब, एक समन्वय का मतलब है यहाँ पे सहयोग की भावना। यानी जो कर्मचारी है, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को क्या करे, सहयोग करे। और जो प्रबंधन है ना बच्चे, जो प्रबंधक होते हैं, उनका काम होता है अपने कर्मचारियों के मनोबल को क्या करना, बढ़ावा देना। प्रबंधक में भी एक भावना होनी चाहिए सहयोग की, तब जाकर वो संगठन उन्नति कर सकता है और अपने लक्ष्यों को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और नेक्स्ट बोला था बच्चे, कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच उत्तरदायित्व का समान विभाजन, कि प्रबंधन के कार्य क्या होंगे और श्रमिक के कार्य क्या होंगे, इसका एक प्रॉपर विभाजन होना चाहिए। शास्त्रीय जो उदारवाद था और उसकी जो कमियां थी उसी को उन्होंने देखकर इन चीज़ों को ठीक करने के बारे में उन्होंने बोला था। क्योंकि उस समय प्रबंधन अपने जिम्मेदारी को लेता नहीं था, सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ देता था, श्रमिक के ऊपर। और श्रमिक जो था वो भी अपने उत्तरदायित्व को लेने से क्या करता था, मना करता था, जिसके वजह से जो संगठन होते थे उनको भी नुकसान होता था,
श्रमिकों को भी नुकसान होता था, संगठन के मालिकों को भी नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि श्रमिक और प्रबंधन के बीच में कार्यों का विभाजन और कार्यों का उत्तरदायित्व आप फिक्स कर दें। तो कार्यों का अगर उत्तरदायित्व दे देते हैं तो उसके वजह से जो संगठन है वो अपने लक्ष्यों को आसानी से क्या कर सकता है बच्चे, प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ा जाए और यहाँ पे देखते हैं आलोचना, क्योंकि ये आलोचना तो बच्चे ध्यान में रखना है कि जब हम आलोचना की बात करते हैं तो जो आलोचना होती है वो आलोचना ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होती है यूजीसी नेट के पेपरों के लिए। यूजीसी नेट का अगर आप पेपर दे रहे हैं, पोल साइंस के अंदर जो लोक प्रशासन का टॉपिक है बच्चे, वहाँ पे आलोचना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अजर्सन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं। और अजर्सन रीजन के क्वेश्चंस बच्चे तभी आपसे सॉल्व होंगे जब विषय पर आपकी समग्र पकड़ हो, यानी आपको सब्जेक्ट का अगर डीप स्टडी होगा तभी आप अजर्सन रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आपका सक्सेस रेट भी निकल कर आ जाएगा। लेकिन बाकी अगर देखा जाए डीएसएसबी में तो वो सीधा आपके आलोचना में भी अगर पूछना होगा तो वो सीधा पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा आलोचना की जाती है या क्यों आलोचना की जाती है। इनमें पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस में सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछ लेता है बच्चे। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे आलोचना में। तो आलोचना जो की जाती है बच्चे वो की जाती है टेलर की सूत्र व्यवस्था की आलोचना सबसे पहले की जाती है, क्योंकि जो कार्यकारी फंक्शनल का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, कार्यकारी फंक्शनल यानी कार्यकारी फोरमैन का जो कंसेप्ट दिया था, वहाँ दिक्कत ये हो रही थी बच्चे कि आप आज देखते हैं कि एक मालिक होता है और उसके कई क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो एक मालिक के द्वारा उसे क्या होता है, आदेश प्राप्त होता है। यहाँ पे कार्यकारी फोरमैन के अंदर यानी क्रियात्मक फंक्शनल के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, बोला कि एक कर्मचारी को 8 सुपरवाइजर क्या करेंगे, निर्देश देंगे। 8 विशेषज्ञ से उसे क्या करना पड़ेगा, सलाह लेकर काम करना पड़ेगा, उनको आदेशों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट क्या हो रहा है कि जब कई लोग सलाह और मशवरा देते हैं बच्चे, तो उससे क्या होता है कि कार्य में बाधाएं पैदा होती हैं, कार्य पूरे बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से भी इसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। दूसरी बात की गई थी बच्चे कि वैज्ञानिक प्रबंधन से ये बोला गया था कि श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। तो श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है तो उत्पादकता भी बढ़ती है, और उत्पादकता अगर बहुत अधिक हो गई यानी मांग से अधिक अगर आपने उत्पादन कर दिया तो हो सकता है कि संगठन से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया जाए, तो उससे बेरोजगारी भी पैदा हो सकती है। क्योंकि जितना मांग है उसी के अनुसार हमें उत्पादन करना होता है और उसी के अनुसार हमें क्या करना होता है, पूर्ति करना होता है। यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे ही लागू करेंगे बच्चे तो उत्पादन बढ़ जाता है, और उत्पादन बढ़ने से ये हो सकता है कि मार्केट में जो वस्तुएं हो वो स्टोर हो रही हैं, एकत्र हो रही हैं, बिक नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी में क्या होगा, जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं उन्हें, लेबरों को नौकरियों से क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जा सकता है, बेरोजगारी पैदा हो सकती है, महंगाई पैदा हो सकती है। दूसरी बात होती है आलोचना का बच्चे, वो होता है वैज्ञानिक प्रबंधन ने श्रमिक विभाजन को क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया। तो श्रमिक विभाजन को बढ़ावा, श्रम विभाजन को बढ़ावा देने से ना बच्चे एक प्रकार की निरस्ता को क्या होता है, बढ़ावा देना। यानी कहने का मतलब लोगों के कार्य में एक तरह का बोरियत पैदा करना। अगर रोज किसी व्यक्ति से एक ही कार्य कराएंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उब जाएगा उस कार्य से। तो वो उस कार्य को उतने मेहनत से, उतने अच्छे तरीके से, उतने रचनात्मक तरीके से करने की कोशिश नहीं करेगा जितना वो कर सकता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन जो एक प्रकार से निरस्ता को भी क्या करती है, बढ़ावा देती है। एल्टन मेयो, पीटर डकर, फोलेट जो हैं बच्चे, ये वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना इसलिए करते हैं कि यहाँ पे संगठन और प्रबंधन पे बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, लेकिन मानव घटक की एक तरह से क्या की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है। मानव घटक के बारे में यानी मानव को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से इस सिद्धांत की क्या होती है बच्चे, आलोचना होती है। अब जो मैंने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत मैंने आप लोगों को जो समझाया है बच्चे, इसमें अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो फ़ोन नंबर फर्स्ट पेज पे दिए जाते हैं बच्चे, वहाँ से आप उस नंबर पे कॉल करके जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ले सकते हैं। अब कभी कभी दिमाग में रहता है ये पूछे कहाँ पे जाएंगे, तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चे, वहाँ पर भी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की बात की जा रही है। डीएसएसबी पीजीटी में भी बच्चे एमए लेवल के जो होते हैं क्वेश्चंस रखे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना
एमए पॉलिटिकल साइंस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ के लिए आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आप बच्चे यूज़ कर सकते हैं ठीक है, दूसरा आप इसका यूज़ कर सकते हैं लोक प्रशासन के पत्र में। जो लोक प्रशासन का यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेट लेवल पे पेपर होता है बच्चे, वहाँ पे भी, और एमए में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पेपर होते हैं वहाँ पर भी इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नंबर दिए हुए होते हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके उस क्वायरीज को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ कमियां हैं तो उसकी भी आप आलोचना कर सकते हैं। ये सारे अधिकार एक तरह से आपको दिए गए हैं, जहाँ भी कमी लगे आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है उस डाउट को आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बच्चे प्रशासन के ही सिद्धांत में नौकरशाही के सिद्धांत को करेंगे, यानी मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही का सिद्धांत दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।